स्वागत है। आज हम जलवायु विज्ञान यानी क्लाइमेटोलॉजी की दुनिया में एक गहरी पड़ताल कर रहे हैं। हमारे पास कुछ बेहतरीन स्रोत हैं जो इस जटिल विषय को समझने में हमारी मदद करेंगे। नमस्कार। और देखिए, हमारा मिशन बड़ा सीधा है। मौसम और जलवायु के बीच के उस बारीक लेकिन बहुत जरूरी फर्क को समझना जिसमें हम सब अक्सर उलझ जाते हैं। हाँ, ये बहुत होता है। लोग इन दोनों शब्दों को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं। बिल्कुल, लेकिन आज हम इस गुत्थी को हमेशा के लिए सुलझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। ये अंतर समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये हमारी जिंदगी के हर पहलू पर असर डालता है। हमारे खाने से लेकर हमारे घरों तक। तो सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल, मौसम और जलवायु में आखिर फर्क क्या है? हम्म। हमारे स्रोतों में एक बड़ी मजेदार तुलना की गई है। कहते हैं कि मौसम जो है वो आपके नए रूममेट जैसा है। अच्छा। हाँ, मतलब आज क्या करेगा, कल कैसा मूड होगा, कुछ पता नहीं, अप्रत्याशित। ये तो बिल्कुल सटीक है। और जलवायु? जलवायु आपके उस पुराने दोस्त की तरह है जिसे आप सालों से जानते हैं। आप उसकी आदतों से, उसके मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ हैं। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है इसे समझाने का। अगर हम इसे थोड़ा वैज्ञानिक भाषा में कहें तो मौसम वो है जो आप खिड़की के बाहर अभी देख रहे हैं। मतलब इस पल में क्या हो रहा है। हाँ, बिल्कुल। ये वायुमंडल में होने वाले बहुत ही छोटे पल-पल के बदलाव हैं। आज सुबह धूप खिली है, शाम तक शायद बादल घिर आएं। और बारिश हो जाए। हाँ, ये मौसम है, बहुत चंचल होता है। और जलवायु, वो लंबा टिकने वाला दोस्त है। एग्जैक्टली। जलवायु किसी भी जगह के मौसम का कम से कम 30 सालों का औसत पैटर्न है। ये स्थिर होता है। इसीलिए हम ये तो कह सकते हैं कि जैसे राजस्थान की जलवायु गर्म और सूखी है। हम्म। लेकिन ये नहीं कह सकते कि अगले महीने की 15 तारीख को जैसलमेर में मौसम कैसा होगा। सही बात है। किसी एक दिन राजस्थान में मूसलाधार बारिश भी हो सकती है, पर वो उसका मौसम होगा। बिल्कुल। वो जलवायु नहीं बदल देगा। तो संक्षेप में कहें तो मौसम मूड है और जलवायु पर्सनैलिटी है। वाह, मौसम मूड है, जलवायु पर्सनालिटी है। ये तो कमाल का तरीका है इसे याद रखने का। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। पूछिए। ये जो जलवायु की स्थिरता है, ये इतनी जरूरी क्यों है? अगर जलवायु भी मौसम की तरह रोज बदलती तो क्या फर्क पड़ता? यहीं पर इस विषय की सबसे गहरी बात छिपी है। और वो है अनुकूलन, यानी एडेप्टेशन। एडेप्टेशन। हाँ, इंसान हो, जानवर हो या पेड़ पौधे, हर जीव ने अपने क्षेत्र की हजारों साल की स्थिर जलवायु के हिसाब से खुद को ढाला है। हमारा शरीर इसका सबसे बड़ा सबूत है। वो कैसे? मतलब आप शारीरिक बदलावों की बात कर रहे हैं? जी हाँ। सोचिए, हमारी त्वचा का रंग, उसमें मेलानिन का जो स्तर है वो सीधे तौर पर इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे पूर्वज कितनी धूप वाली जगह पर रहते थे। अच्छा। हमारे फेफड़ों की क्षमता, हमारा शारीरिक गठन, यहाँ तक कि हम क्या खाते हैं, सब कुछ उस 30 साल के औसत से जुड़ा है। ये तो बहुत गहरी बात है। अगर जलवायु मौसम की तरह तेजी से बदलती तो कोई भी जीव वो इतनी तेजी से खुद को बदल नहीं पाता। जीवन का विकास ही संभव नहीं होता। तो मतलब हमारा पूरा अस्तित्व ही जलवायु की स्थिरता पर टिका हुआ है। हाँ, इसीलिए जलवायु में धीमा बदलाव तो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन तेज बदलाव हमेशा खतरे की घंटी होता है। तो अब ये सवाल उठता है कि किसी भी जगह की जलवायु को तय क्या करता है? दिल्ली में इतनी ज्यादा सर्दी और गर्मी क्यों है, जबकि मुंबई का मौसम लगभग एक जैसा रहता है? बिल्कुल। और हमारे स्रोतों में इसे समझने के लिए एक बहुत ही शानदार फॉर्मूला या एक एक्रोनिम दिया गया है जो इन सभी कारकों को एक साथ ले आता है। लैंडफॉर्म्स। लैंड फॉर्म्स? ये सुनने में तो जमीन के आकार जैसा लग रहा है। हाँ, पर यहाँ हर अक्षर एक खास कारक को दर्शाता है। ये याद रखने का एक बहुत अच्छा तरीका है। चलिए फिर एक एक करके इस पहेली के टुकड़ों को जोड़ते हैं। एल से शुरू करें। एल का मतलब है लैटिट्यूड, यानी अक्षांश। अक्षांश। सीधे शब्दों में कहें तो भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर से दूरी, है ना? बिल्कुल। ये जलवायु को तय करने वाला सबसे बड़ा और सबसे बुनियादी फैक्टर है। और ये काम कैसे करता है? इसे ऐसे समझिए कि भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री अक्षांश पर है, वहां सूरज की किरणें साल भर लगभग सीधी पड़ती हैं, जैसे टॉर्च की सीधी रोशनी। तो वहां सबसे ज्यादा गर्मी होती है। सबसे ज्यादा गर्मी और ऊर्जा। यही वजह है कि अमेज़न और कॉन्गो के वर्षावन वही हैं। और जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, तो किरणें तिरछी होने लगती हैं। हाँ, किरणें तिरछी हो जाती हैं। वो ज्यादा बड़े इलाके में फैल जाती हैं, जिससे उनकी गर्मी कम हो जाती है। इसीलिए ध्रुवों पर बर्फ जमी रहती है। और इसका इंसानों पर असर, जैसा आपने पहले मेलानिन का जिक्र किया था? बिल्कुल। भूमध्य रेखा के पास, जैसे दक्षिण भारत या अफ्रीका में,
तेज यूवी किरणों से त्वचा को बचाने के लिए शरीर ज्यादा मेलानिन बनाता है। जिससे त्वचा का रंग गहरा होता है। सही। और वहीं ध्रुवों के पास, जैसे यूरोप में सूरज की रोशनी कम होती है, तो वहाँ हल्की रंग की त्वचा कम धूप में भी जरूरी विटामिन डी बनाने में मदद करती है। ठीक है, तो लैटिट्यूड वाला पॉइंट तो समझ आ गया, लेकिन मेरे मन में एक और सवाल है। हम्म। चंडीगढ़ और शिमला, ये दोनों लगभग एक ही अक्षांश पर हैं। फिर भी चंडीगढ़ में पसीने छुड़ाने वाली गर्मी पड़ती है और शिमला में बर्फबारी होती है। बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ तो लैटिट्यूड वाला नियम फेल हो गया है ना। हाँ। और यहीं पर लैंडफॉर्म्स का दूसरा अक्षर ए, यानी एल्टीट्यूड, मतलब ऊंचाई, अपना काम करता है। अच्छा, समुद्र तल से ऊंचाई। बिल्कुल। नियम ये है कि आप जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे, तापमान गिरता जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों? ऊंचाई पर तो हम सूरज के और करीब जा रहे हैं, तो गर्मी बढ़नी चाहिए थी। ये एक आम गलतफहमी है। असल में हमारा वायुमंडल सीधे सूरज की किरणों से गर्म नहीं होता, वो जमीन से निकलने वाली गर्मी से गर्म होता है। मतलब पहले जमीन गर्म होती है, फिर हवा। हाँ, सूरज की किरणें पहले धरती की सतह को गर्म करती हैं और फिर वो सतह गर्मी को वापस हवा में छोड़ती है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, हवा पतली होती जाती है। और गर्मी को रोक नहीं पाती। एग्जैक्टली उसकी गर्मी को रोक कर रखने की क्षमता कम हो जाती है। इसीलिए चंडीगढ़, जो कम ऊंचाई पर है, गर्म रहता है और उसी अक्षांश पर हिमालय की चोटियां बर्फ से ढकी रहती हैं। कमाल है। तो अगला अक्षर है एन, यानी नियरनेस टू सी, समुद्र से निकटता। इसका तो सबसे अच्छा उदाहरण दिल्ली और मुंबई है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसे समुद्री प्रभाव या मैरिटाइम इफेक्ट कहते हैं। पानी की एक खासियत होती है। कि वो धीरे धीरे गलम और धीरे धीरे ठंडा होता है। सही कहा। जमीन के मुकाबले बहुत धीरे। दिन में जमीन जल्दी गर्म हो जाती है, लेकिन समुद्र ठंडा रहता है। और रात में जमीन जल्दी ठंडी हो जाती है। लेकिन समुद्र अपनी गर्मी धीरे धीरे छोड़ता है। बिल्कुल। तो समुद्र एक तरह के नेचुरल एयर कंडीशनर की तरह काम करता है। हम्म। मुंबई जैसे तटीय शहरों में वो तापमान को बहुत ज्यादा बढ़ने या घटने नहीं देता, इसलिए वहां सम जलवायु होती है। और दिल्ली, जो समुद्र से बहुत दूर है। वहां महाद्वीपीय जलवायु है, जिसका मतलब है विषम यानी एक्सट्रीम मौसम। गर्मियों में भयंकर गर्मी और सर्दियों में जमा देने वाली ठंड। आगे बढ़ते हैं डी पर। डायरेक्शन ऑफ विंड, यानी हवा की दिशा। हवाएं तो बस चलती हैं, ये जलवायु कैसे तय कर सकती है? हवाएं सिर्फ चलती नहीं हैं, वो अपने साथ तापमान और नमी, मतलब मॉइस्चर का पूरा पैकेज लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। अच्छा। इसका भारत में सबसे बेहतरीन उदाहरण है पश्चिमी विक्षोभ, यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। हाँ, सर्दियों में अखबारों में इसके बारे में बहुत पढ़ने को मिलता है। ये क्या है असल में? ये हवाएं दरअसल भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी से चलती हैं। सर्दियों में जेट स्ट्रीम नाम की बहुत तेज हवाएं वहां से नमी उठाती हैं। मतलब यूरोप से? और हजारों किलोमीटर का सफर तय करके भारत की ओर आती हैं। रास्ते में ये हिंदकुश पहाड़ों से टकराकर अफगानिस्तान में भारी बर्फबारी करती हैं और फिर उत्तर भारत पहुंचती हैं। और यहाँ बारिश करती हैं? हाँ, खासकर पंजाब हरियाणा में ये बारिश गेहूं की फसल के लिए अमृत की तरह होती है। मतलब भूमध्य सागर में उठा एक तूफान पंजाब के किसान की फसल तय करता है। अद्भुत। अब आते हैं एफ पर, यानी फॉरेस्ट्स, जंगल। हम्म। क्या जंगल अपनी जलवायु खुद बनाते हैं? ऐसा लगता है जैसे वो अपनी एक अलग ही दुनिया होते हैं। आप काफी हद तक सही कह रही हैं। बड़े और घने जंगल प्रकृति के वाटर पंप की तरह काम करते हैं। वाटर पंप? हाँ, पेड़ अपनी जड़ों से जमीन के अंदर का पानी खींचते हैं और वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन नाम की प्रक्रिया के जरिए। पत्तों से पानी को भाप बनाकर हवा में छोड़ देते हैं। बिल्कुल। अब सोचिए, लाखों पेड़ एक साथ हवा में नमी छोड़ रहे हैं। ये नमी ऊपर जाकर ठंडी होती है, बादल बनाती है और फिर वहीं बरस जाती है। तो ज्यादा जंगल मतलब ज्यादा बारिश। नियम सीधा है। अमेज़न का वर्षा वन अपनी 50% से ज्यादा बारिश खुद पैदा करता है। अच्छा, एक मिनट। अगला अक्षर है ओ, यानी ओशियन करेंट्स, महासागरीय धाराएं। ये समुद्र के अंदर बहने वाली नदियां। ये सुनने में ही कितना दिलचस्प लगता है। ये पृथ्वी के क्लाइमेट सिस्टम के सबसे हैरान करने वाले हिस्सों में से एक हैं। ये धाराएं असल में गर्म और ठंडे पानी को दुनिया भर में ले जाने वाले कन्वेयर बेल्ट हैं। और ये पूरी दुनिया के तापमान को संतुलित करती हैं। हाँ, इसका एक शानदार उदाहरण है रूस का मरमंस्क बंदरगाह। ये आर्कटिक सर्कल के अंदर है, जहाँ सब कुछ जम जाना चाहिए, लेकिन ये बंदरगाह सालों भर खुला रहता है। ये कैसे मुमकिन है? ये मुमकिन है गर्म नॉर्वेजियन धारा की वजह से। ये गर्म पानी की धारा मेक्सिको की खाड़ी से चलती है, अटलांटिक महासागर को पार करके उत्तरी यूरोप तक पहुंचती है। और मरमन्स के पानी को जमने नहीं देती? एग्जैक्टली
और अगर भारत की बात करें तो प्रशांत महासागर की अल नीनो और ला नीना धाराएं हमारे मॉनसून पर सीधा असर डालती हैं। हाँ, इनके बारे में भी बहुत सुना है। जब अल नीनो आता है तो सूखा पड़ता है ना? ज्यादातर ऐसा ही होता है। अल नीनो में प्रशांत महासागर का पानी असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। ये गर्मी हवा के वैश्विक पैटर्न को इस तरह बदल देती है कि भारत की ओर आने वाली मानसूनी हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं। जिससे सूखे की आशंका बढ़ जाती है। हाँ, और ला नीना में इसका ठीक उल्टा होता है। लैंड फॉर्म्स में अब हम आर पर आ गए हैं, यानी रेनफॉल, वर्षा। ये तो जाहिर है कि बारिश जरूरी है, लेकिन ये किसी जगह की संस्कृति को कैसे आकार देती है? बहुत गहराई से। आप सिर्फ किसी जगह के घर की छत देखकर बता सकते हैं कि वहां कितनी बारिश होती है। ये तो बड़ा दिलचस्प है। जहां ज्यादा बारिश होती है, जैसे बंगाल या केरल में, वहां घरों की छतें ढलान वाली होती हैं ताकि पानी तुरंत बह जाए। वहां का खानपान भी चावल पर निर्भर करता है, जिसे बहुत पानी चाहिए। और जहाँ कम बारिश होती है, जैसे राजस्थान, हाँ, वहाँ आपको सपाट छतें मिलेंगी ताकि बारिश की एक एक बूंद को इकट्ठा किया जा सके। वहाँ बाजरा और ज्वार जैसे मोटे अनाज उगते हैं जिन्हें कम पानी चाहिए। तो बारिश सिर्फ पानी नहीं है, वो जीवन शैली तय करती है। अब आता है एम, यानी माउंटेन्स, पर्वत। और जब भारत में पर्वतों की बात होती है तो एक ही नाम जहन में आता है, हिमालय। हिमालय, भारत का रक्षक। हमारे स्रोत कहते हैं कि ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि भारत के लिए एक वरदान है। बिल्कुल। और ये दोहरी भूमिका निभाता है। पहली भूमिका है एक ढाल, यानी शील्ड। ढाल किससे बचाता है? सर्दियों में साइबेरिया से -60 डिग्री सेल्सियस तक की बर्फीली हवाएं चलती हैं। हिमालय एक दीवार की तरह खड़ा होकर उन हवाओं को भारत में आने से रोकता है। अगर हिमालय न होता तो पूरा उत्तर भारत एक ठंडा रेगिस्तान होता। यहाँ रहना नामुमकिन होता है। और इसकी दूसरी भूमिका? दूसरी भूमिका है एक जाल, यानी ट्रैप की। जाल, ये तो और भी दिलचस्प है। गर्मियों में जब हिंद महासागर से मानसूनी हवाएं नमी लेकर उत्तर की ओर बढ़ती हैं, तो हिमालय उन्हें रोक लेता है। वो उन बादलों को पार करके चीन की तरफ नहीं जाने देता। और उन्हें भारत में ही बरसने पर मजबूर कर देता है। हाँ, हिमालय के बिना मानसूनी बादल आते और बिना बरसे सीधा तिब्बत की ओर निकल जाते। भारत को उसकी जीवनदायिनी बारिश कभी नहीं मिलती। मतलब हिमालय के बिना न गंगा होती, न यमुना, और न ही हरा भरा उत्तर भारत। ये सोचना भी मुश्किल है। सही कहा। चलिए अब लैंडफॉर्म्स के आखिरी अक्षर एस पर आते हैं। सॉइल, यानी मिट्टी। और मिट्टी वो कैनवस है जिस पर जलवायु अपनी पूरी कहानी लिखती है। मिट्टी ही तय करती है कि किसी क्षेत्र में कौन सी फसल उगेगी। और वही फसल वहाँ की अर्थव्यवस्था और संस्कृति को आकार देती है। बिल्कुल। जैसे उत्तर भारत के मैदानों की जलोढ़ मिट्टी जो नदियां बहा कर लाती हैं, वो गेहूं और चावल के लिए दुनिया की सबसे उपजाऊ मिट्टियों में से है। और देश के दूसरे हिस्सों में दक्कन के पठार की काली मिट्टी तो बांस के लिए मशहूर है, इसीलिए वहां टेक्सटाइल इंडस्ट्री का इतना विकास हुआ। वहीं पश्चिमी घाट की लैटेराइट मिट्टी मसालों और कॉफी के लिए बेहतरीन है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें, जलवायु किसी भी जगह के मौसम का 30 साल का औसत है, यानी उसकी पर्सनैलिटी। हम्म और किसी भी जगह के इस पर्सनैलिटी को लैंडफॉर्म्स के ये सारे कारक मिलकर बनाते हैं। लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, नियरनेस टू सी, डायरेक्शन ऑफ विंड, फॉरेस्ट्स, ओशन करंट्स, रेनफॉल, माउंटेन्स और सॉइल। बिल्कुल। और जब हम इन सभी कारकों को भारत के नक्शे पर लागू करते हैं, तो हम एक नतीजे पे पहुंचते हैं। भारत भूमध्य रेखा के पास है, तो ये ट्रॉपिकल हुआ। और हमारी जलवायु पर सबसे ज्यादा असर मानसूनी हवाओं का पड़ता है। इसलिए भारत की जलवायु को उष्णकटिबंधीय मॉनसूनी, यानी ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट कहा जाता है। वाह, आज तो दिमाग के कई तार खुल गए। मौसम और जलवायु को लेकर जो भी कंफ्यूजन था, वो काफी हद तक दूर हो गया है। हाँ, ये समझना कि कैसे ही ये सारी चीजें एक साथ काम करती हैं बहुत फैसिनेट्स करता है। जैसा कि हमने समझा, हिमालय मानसूनी हवाओं को भारत में ही रोककर बारिश करवाता है। लेकिन ये पूरा मानसून का सिस्टम काम कैसे करता है, ये हवाएं बनती कैसे हैं, और हर साल लगभग एक ही समय पर भारत कैसे पहुंच जाती हैं? ये अपने आप में एक बहुत ही दिलचस्प और जटिल तंत्र है। इसमें जमीन और समुद्र के गर्म होने की दर से लेकर पृथ्वी के घूमने तक कई और कारक शामिल होते हैं। मतलब इस पर एक और गहरी पड़ताल की जरूरत है। जरूर। बिल्कुल। तो आज की बातचीत को एक विचार के साथ खत्म करते हैं। जो लैंड फॉर्म्स की चेकलिस्ट आज हमने डिस्कस की, अगर कोई उसे अपने शहर या गांव पर लागू करके देखे, तो क्या नतीजा निकलेगा? ये एक अच्छी एक्सरसाइज है।
कौन से कारक हैं जो आपके आसपास की जलवायु को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं? क्या वो समुद्र से निकटता है या किसी पहाड़ की मौजूदगी या फिर वहाँ की मिट्टी? इस पर सोचिएगा ज़रूर।